नमस्कार प्यारे साथियों। हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज इस क्लास में हिंदी साहित्य का सूत्रपात करने जा रहा हूँ। फर्स्ट में यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ कि इतिहास कहते किसे हैं। इतिहास उस घटनाओं के कहते जो वर्तमान में घटती है और अतीत में हमें पढ़ने को देखने को मिलती है, वही इतिहास कहलाता है। पर यहाँ पे शाब्दिक दृष्टि से इतिहास का अर्थ है ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ था। इसमें दो बातें स्पष्ट है। एक तो इतिहास का संबंध अतीत से है, दूसरा उसके बाद अंतर्गत केवल वास्तविक अर्थात मतलब सच्चाई से है और घटनाओं के समावेश किया जाता है। इतिहास बहुत चीज़ों का हमें बताती है। भारत का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। आपने देखा होगा मोहनजोदाड़ो का इतिहास, जहाँ पे शिलालेखों का बहुत सारे चीज़ों मिला, शिलालेखों से मिला। अशोक का इतिहास, चंद्रगुप्त का इतिहास, ये सब जो वर्तमान में घटना घटती है वो भविष्य के लिए वो इतिहास बन जाती है, आने वाले पीढ़ियों के लिए इतिहास बन जाती है। तो वास्तविक चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास में अतीत की प्रत्येक स्थिति, घटना, प्रक्रिया एवं प्रवृत्ति की व्याख्या का समावेश होता है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है प्रवृत्ति, ये बात आप ध्यान रखें। अतः संक्षेप में अतीत के किसी भी तथ्य, तत्व और प्रवृत्ति के वर्णन, विवरण, विवेचन, विश्लेषण को जो भी काल या विशेष कार्यक्रम की दृष्टि से किया गया है उसे इतिहास कहा जाता है। जैसे इतिहास का प्रथम व्यक्ति भारतीय दृष्टिकोण से आदर्श मूलक अध्यात्मवादी रहा है। दो चीज भारत में हमेशा आदर्श मूलक रहा और अध्यात्मवादी मतलब पूजा पाठ से रिलेटेड रहा है। आपने देखा होगा कि नदी की पूजा करते हैं, नदी के बारे में क्या महत्व है जीवन में, लेकिन उसे पूजा अध्यात्म से जोड़ करके देखी जाती है। उसी प्रकार पेड़ पौधों की भी पूजा करते हैं, लेकिन हमारे दैनिक जीवन में पेड़ पौधे किस काम के हैं उसे अध्यात्म से जोड़ करके हमें बताया गया है। तो ये भारतीय दृष्टिकोण का नजरिया है। इतिहास के प्रति पश्चात दृष्टिकोण भारतीय इतिहास की दृष्टि से आदर्शवादिता और प्रमुखता रही है। पश्चात इतिहासकार प्रायः अर्थातवादी दृष्टिकोण रखते थे। यहाँ पे अर्थातवादी मतलब हूबहू जैसा देखा वैसा ही। उन लोग पश्चात कवि जो इतिहास ग्रंथ मतलब इतिहास की सूत्रपात नहीं हुआ था, हिंदी का सूत्रपात नहीं हुआ था, उससे पहले यहाँ पे जिक्र किया गया है। इतिहास का प्रथम व्याख्याता यूनानी विद्वान कौन थे? तो हेरोडोटस को दिया जाता है। पर भारत के इतिहास इससे भी पुराना मानी जाती है, जबकि इसका खोज 456 और 545 ईसा के बीच में मानी जाती है। गवेनेस अनुसंधान के इंग्लिश में इन्वेंशन कहा जाता है ग्रहण करते हुए इसके 4 लक्षण निर्धारित किए गए हैं। इतिहास के वैज्ञानिक विधा है, इसकी पद्धति आलोचनात्मक रही है। मानव जाति से संबंधित होने के कारण ये मानवीय विधा भी मानी जाती है। थर्ड है तर्क संगत विधा है, इसमें तथ्य, निष्कर्ष और प्रमाण पर आधारित होता है, तभी तो यह वैज्ञानिक पद्धति पर खरा उतरता है। जिस प्रकार सोना 24 कैरेट का होता है उसी प्रकार कोई भी तर्क संगत पर उतरेगा तभी वह वैज्ञानिक मानी जाएगी। 4 है यह अतीत के आलोक में भविष्य पर प्रकाश डालता है, अतः शिक्षाप्रद विधा भी माना गया है, ऐसा लोगों का कहना है। विको नाम करके महान इतिहासकार हुए हैं, जिनका जन्म इटालियन विद्वान का 1668 मृत्यु 1774 ईस्वी में हुआ था। ये केवल अतीत अपितु वर्तमान से भी स्थापित करते हुए प्रतिपादन किए थे। कौन? विको। इतिहास का निर्माता स्वयं मनुष्य है और मनुष्य का मूलभूत प्रवृत्ति सदा समान रहती है। एक कथन आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। इन्होंने इतिहासकारों का अतिरंजना एवं अतिशयोक्ति से बचने की बात कही है और अतीत से अधिक महत्व न देने की भी बात कहे हैं। कौन? तो विको साहब ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्मन दार्शनिक कांत के बारे में अब यहाँ से विस्तार से समझते हैं। इनका जन्म 1724 ईस्वी में, मृत्यु 1804 ईस्वी में होती है। इतिहास की नई व्याख्या करते हुए प्रतिपादन किया है कि सृष्टि का वह विकास प्रकृति के आंतरिक विकास का प्रक्रिया का प्रतिबिंब मात्र है, अतः इतिहास को भी इसी रूप में ग्रहण किया जाना चाहिए, अर्थात इतिहास घटनाओं के पीछे प्राकृतिक नियमों की प्रवृत्ति को समझने का प्रयास किया जाना चाहिए। ये जर्मन वैज्ञानिक दार्शनिक कांत का कथन है। इस साहित्य का सर्वप्रथम प्रारंभ
भक्ति काल में देखने को मिली, जैसे गोकुलनाथ कृत 84 वैष्णव की वार्ता, 200 वैष्णव की वार्ता, नाभा दास कृत भक्तमाल, कविमाल और कालिदास, हजारा। इन सभी में कार्यक्रम सन संवत आदि का अभाव होने का कारण है। हिंदी साहित्य का इतिहास का संज्ञा नहीं दिया गया है। जो नाभादास कृत है, भक्तमाल है, कविमाल है, कालिदास है, हजारा, इन सभी को हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं माना गया है। वास्तविक हिंदी साहित्य का प्रारंभ 19वीं सदी से मानी जाती है। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का सूत्रपात करने वाले व्यक्ति का नाम था ग्रासा दत्त राशि। आप इसे भूलेंगे नहीं, कंठस्थ कर लेंगे, क्योंकि बहुत बार हमेशा ये हिंदी साहित्य का शून्य शिखर शून्य मानी जाती है, यहीं से प्रारंभ होती है। इससे पहले भी हुआ था, पर अपभ्रंश में लिखी गई बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं, लेकिन वो हिंदी साहित्य का सच्चा ग्रंथ नहीं मानते हैं। तो इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है इश्तेवार द लिटरेचर ये हिंदुस्तानी। किनके द्वारा? ग्रासा दत्त राशि के द्वारा। वर्ण अनुक्रम पद्धति, इसमें रचनाओं का विवरण उनके नाम के प्रथम वर्ण के क्रम से दिया जाता है, ये विशेषता है, ध्यान रखेंगे। उदाहरण के तुलसीदास चिंतामणि केदारनाथ सिंह का समय भले ही भिन्न हो, किंतु उनका क्रम इस प्रकार होना चाहिए, जैसे केदारनाथ, चिंतामणि, तुलसीदास, जैसे ये BCD, इस तरह ये अल्फ़ाबेट होना चाहिए। लेकिन होता है क्या, हो सकता है सी का जन्म ये से पहले हुआ होगा, लेकिन इसे बाद में रखा गया, इस तरह से ये कंडम किया गया है, गलत साबित किए गए हैं। ग्रासा दत्त राशि शिव सिंगर ने इसका प्रयोग किया है। भी आपसे पूछेगा कि वर्णानुक्रम पद्धति सर्वप्रथम यह किसके द्वारा अपनाई गई, तो ग्रासा दत्त राशि शिव सिंगर के द्वारा अपनाई गई। कालक्रम अनुक्रम पद्धति, इसमें रचनाओं के जन्म तिथि का आधार बनाया गया है। इतिहास लेखन की दृष्टि से अधूरा समझा जाता है, क्योंकि इसमें पद्धति में लिखे गए ग्रंथ भी वर्णानुक्रम पद्धति की तरह कविवृत्त संग्रह मात्र होते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु ने इसका प्रयोग किया। अध्ययन विधेयवादी पद्धति के कुछ आरंभिक स्रोत भी मिले हैं, ये जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु का ग्रंथ में। वैज्ञानिक पद्धति, इसमें ग्रंथ का निरपेक्ष एवं तटस्थ रहकर तथ्य संकलन कर उसे क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करता है। वैज्ञानिक पद्धति इतिहास लेखन सिर्फ संकलन ही नहीं, बल्कि उनकी व्याख्या एवं विश्लेषण की मांग करता है, अतः इस पद्धति का भी अपरिपक्व माना गया है। 4 है विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति के अंतर्गत फ्रेंच विद्वान तेन ने इस चुनाव सुझाव स्थित सिद्धांत के रूप में स्थापित किया है। विधेयवादी में इस पद्धति के 3 शब्दों के माध्यम से स्पष्ट किया जाता है, जैसे जाति, वातावरण और क्षण विशेष। ध्यान रखेंगे 3 प्रमुख शब्द को। प्रथम ग्रंथ, अब यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ों को आपको हर हाल में ध्यान रखना है, क्योंकि कभी भी PGT नेट GRF में हमेशा ये सब प्रश्न गारंटी है 100% है कि आते ही आते हैं। यहाँ से एक भी प्रश्न आपको ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, इसलिए इन बिंदुओं पर आप फोकस करेंगे। इतना मैं इसीलिए बता रहा हूँ, बार बार कोशिश कर रहा हूँ आपका ध्यान आकृष्ट हो। प्रथम ग्रंथ इश्तेवार द लिटरेचर ये हिंदुस्तानी को माना गया है। यहाँ पे प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 ईस्वी में, द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में हुआ था। दूसरा संस्करण 1871 ईस्वी में आया था। मैं बता दूं, संस्करण एक अलग चीज़ होती है, अलग विधा होती है। जैसे संस्करण हर वर्ष के बाद वो अपडेट करके जब पुस्तक छपती है, किताब छपती है, तो वो संस्करण के अंतर्गत कहलाएगी, उसी को संस्करण यहाँ नाम दिया गया है। कभी भी आपसे पूछेगा, आप भ्रम में नहीं पड़ेंगे कि संस्करण और भाग्य दोनों अलग अलग बिंदु हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इश्तेवार द लिटरेचर ए हिंदुस्तानी यह प्रथम ग्रंथ है। VVI आप इसे लगा लेंगे और नाम भी रखेंगे, लेखक का नाम भी जानेंगे किसके द्वारा लिखी गई है। ये सब हम आज इस क्लास में बताने जा रहे हैं। इश्तेवार द लिटरेचर ये प्रथम ग्रंथ है जो ग्रासा दत्त राशि के द्वारा लिखा गया है। यह फ्रेंच भाषा में लिखी गई पहला ग्रंथ है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। इसमें उर्दू और हिंदी के 738 कवियों का विवरण
मिलता है। फ्रेंच भाषा इंदुई का अर्थ होता है, यहाँ पे इंदुई एक शब्द है, इसका अर्थ होता है हिंदी। ध्यान रखेंगे, इसका अर्थ क्या होता है? हिंदी। इसमें अंग्रेजी वर्ण क्रम से दिया गया था, केवल 72 कवि से संबंधित है। फ्रेंच भाषा में लिखा गया इंदुई का अर्थ होता है हिंदी। इसे ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राचार्य साहित्य अनुवाद समिति की ओर से पेरिस में प्रकाशित किया गया था। आप सोचिए कि विदेश में बैठे हुए व्यक्ति हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ लिखता है, लेकिन भारत के लोग इस पर जरा सा ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए बार बार कहता हूं कि अपनी भाषा पर हमेशा गर्व कीजिए और उसे का प्रयास करें। इसमें काल विभाजन का नामांकन का कोई प्रयास नहीं किया गया, इसीलिए यह ग्रंथ जो है से उतना वैज्ञानिक तराजू पर अर्थात वैज्ञानिक के धरा पर उतर नहीं पाया। रचनाओं संबंधी हिंदी में अनुवाद किया गया। हिंदुई साहित्य का इतिहास शीर्षक 1952 में प्रकाशित हुआ था। ध्यान रखेंगे कि हिंदुई साहित्य का इतिहास का प्रकाशन शीर्षक कब हुआ था? 1952 में। सेकेंड है तज़किरा-ए-शुरा। हम जो है वो समय के अनुसार लगातार बता रहे हैं। जैसे स्टेवार्ट द लिटरेचर ये 1839 ईस्वी में छपी, ठीक है। दूसरा भाग 1847 में आया और दूसरा संस्करण 1871 में आया। यह बात ध्यान रखेंगे, बार बार क्वेश्चन पूछता है हर परीक्षा में, तीनों चीज़ आपको माइंड में सेट करना। उसी के बाद 47 के बाद फिर 1848 में यह पुस्तक आता है तज़किरा-ए-शुरा ये हिंदी। इसका लेखक का नाम है मौलवी करीमुद्दीन, बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिल्ली कॉलेज द्वारा प्रकाशित इस ग्रंथ में 104 कवियों का विवरण दिया गया है, जिसमें 62 कवि हिंदी से संबंधित हैं। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। इसमें सर्वप्रथम यदि पूछेगा कि सर्वप्रथम किस ग्रंथ में कालक्रम को ध्यान रखा गया है, तो तज़किरा-ए-शुरा में रखा गया है। इसका लेखक कौन है? मौलवी करीमुद्दीन है, किंतु नामांकन नहीं दिया गया। ये भी उतना 100% सार्थक नहीं हो पाई यह ग्रंथ। तलाक शुदा भी कहा जाता है। इस ग्रंथ को क्या बोला गया है? इंपॉर्टेंट है, तलाक शुदा भी बोला गया है। थर्ड है शिव सी सिंगर, ठीक है। शिव सी सिंगर के द्वारा एक पुस्तक लिखा जाता है शिव सी सरोज नाम करके। इसका प्रकाशन 1833 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस में लखनऊ में होती है। इस ग्रंथ में सर्वप्रथम 1003 से ज़्यादा भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसी के बाद में इतिहासकारों के लिए आधार भी बन गया, अर्थात कुछ कुछ चीज़ें मिलती गई उसे संग्रह करते करते फिर आधुनिक युग के आधुनिक तरीके से लिखने का एक बहुत बड़ा व्यापक तरीका मिल गया, ठीक है, हिंदी साहित्यकारों का। इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु भी कहा गया है। इसमें वर्ण अनुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया है और काल विभाजन एवं नामकरण का भी प्रयास नहीं किया गया। तो ये दो एंगल से देखा जाए तो उतना खरा नहीं उतर पाई, ठीक है। तो इस कारण से इसे भी गलत साबित हुआ। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। इसका प्रकाशन वर्ष 1888 में, लेखक का नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन। जितने भी मैंने ग्रंथ बता रहा हूँ ये सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी ग्रंथ को आप सीरियल बाय सीरियल रट लेंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल अच्छी तरह से बढ़ जाएगी। इस ग्रंथ का प्रकाशन एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका में किया गया था। लेखक का नाम आप भूलेंगे नहीं, इसे कंठस्थ कर लेंगे, दीवालों में हो सके कॉपियों में नोट्स बना लेंगे, जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय का। बहुत सारे विद्वानों ने सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास माना है। यदि आपसे पूछेगा कि सही अर्थों में जब सही लग जाएगा तो डॉक्टर ग्रियर्सन के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम आप जरूर देंगे, जरूर नाम देंगे, क्योंकि यह पुस्तक द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें हर चीज़ को ध्यान में रखा गया था। इसमें पहली बार सर्वप्रथम हिंदी साहित्य की भाषा का दृष्टि क्षेत्र निर्धारित करते हुए हिंदी के इतिहास की संस्कृति, पाली, प्राकृतिक, अरबी, फारसी मिश्रित उर्दू की पृथक किया गया था। इसमें पहली बार कवियों को कालक्रम वर्गीकृत करते हुए इनकी प्रवृत्ति को उद्घाटित किया गया।
यहाँ पे मैं बता दूं संस्कृत, पाली, प्राकृतिक। देखिए भारत में अनेक भाषा बोली जाती थी। इससे पहले जितने भी पुस्तक छपी थी, ग्रंथ छपी थी, उसमें कहीं उर्दू का जिक्र कर देते थे, उर्दू में लिखी जाती थी, तो अरबी में, फारसी में। आपने देखा होगा कि प्रेमचंद्र अधिकतर उपन्यास उर्दू में लिखा करते थे। तो भारत में यहाँ पे शासन, मुस्लिम शासन होने के कारण उर्दू का बोलबाला अधिक था, लेकिन वास्तव में हमें हिंदी ग्रंथ लिखना था। तो वही चीज़ यहाँ पे जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय ने किए थे कि इन सभी को काट छाट करके निकाल दिए। जिस प्रकार आप चावल में मिले हुए कंकड़ को बाहर निकालते हैं, उसी प्रकार जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय ने यहाँ पे अनेक भाषाओं को, संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अरबी, फारसी को निकाल करके एक पृथक रूप से हिंदी रचना करने की, हिंदी ग्रंथ लिखने की कोशिश की है और प्रयास भी की सफल हो गए। इसमें पहली बात, कवियों की कालक्रम वर्गीकृत करते हुए उनकी प्रवृत्ति को उद्घाटित किया है। बहुत अच्छा है। संपूर्ण ग्रंथ 12 अध्याय में है। यदि पूछेगा कि जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा लिखी गई द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ये कितने अध्याय में है, तो आप 12 अध्याय जरूर लगाएंगे। इसकी शुरुआत 11 अध्याय से हुई थी। भिन्न भिन्न काल के सूचक शुरुआती 11 अध्यायों के नामांकन भी किया गया है। इन्होंने सर्वप्रथम भक्ति काल को 16वीं सदी को, अर्थात 16वीं सदी को इन्होंने स्वर्ण युग कहा गया है। VVI आप इसे लगा लेंगे। सर्वप्रथम यदि पूछ देगा कि भक्ति काल का स्वर्ण युग किसने कहा था, तो आपका आंसर होना चाहिए जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय। जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, इसलिए आप इसे ध्यान से जरूर आंसर देंगे। इसमें कुल 952 कवियों का जिक्र किया गया है, जिन्होंने 886 कवियों का विवरण शिव सी सिंगर ने किया है। इसी आधार पर डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इसका अनुवाद हिंदी में किए हैं और इस पुस्तक का नाम क्या रखे हैं ये भी ध्यान रखेंगे। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम दिए हैं, जो 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सब चीज़ें आपको कहीं भी पढ़ने को नहीं मिलेगी। हिंदी साहित्य में यह ग्रंथ नीम का पत्थर साबित हुआ है। यदि पूछेगा कि नीम का पत्थर कौन सा ग्रंथ साबित हुआ है, तो आप लगा लेंगे जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय का द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। प्रथम ग्रंथ कौन लिखी गई थी? इस्तेवार द लिटरेचर, ये हिंदुस्तानी। झारखंड PGT में यह बात पूछी गई थी, यह क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए आप इसे ध्यान रखेंगे। हर राज्य में, चाहे झारखंड, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, सभी परीक्षाओं में आपको यह बिंदु यहाँ से पूछेगी। मिश्र बंधु विनोद, यह 3 भाग 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और चौथा भाग जो था 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इस बात को आपको ध्यान रखना है हर हाल में। लेखक जो हैं से मिश्र बंधु हैं। ये 3 भाई हुआ करते थे। तीनों भाइयों को आपको हम बता रहे हैं। इसमें 4591 कवियों का जिक्र किया गया है। ग्रियर्सन यद्यपि काल विभाजन नामांकन कर चुके थे, किंतु व्यवस्थित रूप से इसका श्रेय मिश्र बंधु को ही दिया जाता है। उन्होंने संपूर्ण इतिहास को 5 कालों में बांटे हैं और मिश्र बंधु 3 भाई थे। कौन कौन? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। यह TGT में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए 3 ऑप्शन दे देगा और वहाँ पे सजाया हुआ रहेगा, आपको एक चुनना होगा। इस तरह से हमने पूरा इतिहास बताने का कोशिश किया हूँ। उसके बाद जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा फिर जब हम आदिकाल पढ़ेंगे तो आदिकाल की चीज़ें हम आपको बताएंगे इसी क्लास में। तो इसलिए क्लास लंबी होने के कारण मैं आज यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।